हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास साइंस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। घर के काम, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सब कुछ ऊर्जा पर ही निर्भर होता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं, कौन से स्रोत नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल है और कौन से अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कौन सा ऊर्जा स्रोत हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा के स्रोत को आसान और समझने के लायक तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। इस वीडियो को उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और जानकारी देना है। वीडियो में दिखाए गए सभी स्क्रीनशॉट और विजुअल उनकी असली मालिक के अधिकार में है। बाकी इस डिस्क्रिप्शन में इस स्क्रीनशॉट का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह डेफिनेशन हो गया ऊर्जा का। नोट में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है जिसे जे से दर्शाते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत, ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह स्रोत है जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। एक दो तीन चार, चार स्रोत दिया गया है जिसके प्रति जिस पहला है जिसके प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। दूसरा, जो सरल से उपलब्ध हो सके, जिसका भंडारण आसान व परिवहन में आसानी हो। चौथा, जो सस्ता हो। उत्तम ईंधन, ईंधन के जलाने पर प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा प्राप्त हो सके, जलने पर उससे कम से कम धुआं उत्पन्न हो, आसानी से उपलब्ध हो। उत्तम ईंधन जो आसानी से उपलब्ध हो। तो इस तरह से आप नोट बना सकते हैं। में और भी नोट है, पूरा फुल चैप्टर नोट है ऊर्जा के स्रोत पर। तो नेक्स्ट है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक जो स्रोत है हमारे ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त होते हैं, जैव मात्रा बायोमास से और पवन ऊर्जा से भी हमारे यहाँ ऊर्जा का स्रोत है। तो ये मुख्य हो गया स्रोत, ये मुख्य हो गया स्रोत। चलिए नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट की तरफ। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं या जीवाश्म ईंधन देके इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ईंधन उदाहरण में कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीकरणीय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल स्रोत। भारत में विश्व का 6% कोयला भंडारण है, जो कि वर्तमान दर से खर्चा करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। देख रहे हैं, जीवाश्म ईंधन को कुछ इस तरह से लिखेगा ताकि ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगे। जिस तरह से इसमें कॉपी में आप भी उसी तरह से बना सकते हैं अपने कॉपी में, नोट में। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन की हानियां। पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन का सीमित भंडारण उपलब्ध है, मतलब सीमित भंडारण है, मतलब एक कंटेनर के तरह। मेरे पास जैसे 1 kg का कोई सामान है, बस उसी तरह से सीमित भंडारण है। अतः इनका संरक्षण आवश्यक है, इनको बचाना भी आवश्यक है। जीवाश्म ईंधन जलाए जाने पर प्रदूषण फैलते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है उसको जलाए जाने पर क्या होता है, प्रदूषण का फैलना है। इनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। जब जीवाश्म ईंधन के द्वारा प्रदूषण फैल जाते हैं तो जीवाश्म क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा होती है, जिससे हमारी हानियां होती है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक क्या करो, पेड़ को उगाकर इसको हम कम कर सकते हैं। दहन प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाकर वाहनों में सीएनजी का प्रयोग अधिकता में करके, मतलब गाड़ी में जो हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करें, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पे सीएनजी का प्रयोग करें। कारखानों में ऊंची चिमनियां लगाकर, कारखाने में जो चिमनियां होती है जो
उसको ऊंचा करके बहुत बड़ा करके, ताकि वो हमारे से बहुत दूर ऊपर उसका गैस निकल जाए। तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। पहला मतलब ये पहला हो गया। दूसरा है कि कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचारण अधिक दक्ष होती है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट के बारे में। जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जब विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है, क्योंकि जल प्राप्तों की संख्या बहुत कम है, जल प्राप्तों की संख्या बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। 25% की। जल विद्युत संयंत्र के लाभ है यहाँ पर दिए गए। पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, जैव मास या बायोमास जिसे कहते हैं, कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने पत्ते आदि। लकड़ी, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हानियां, जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है, अधिक ऊष्मा का न देना। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैव मात्रा के लिए एकदम पॉइंट बनाकर लिखा गया है। इसे लिखने से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। अच्छे मार्क्स मतलब 5 मार्क का पूछ रहा है तो 5 मार्क मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट है चारकोल, जिसे हम कोयला भी कहते हैं। लकड़ी की को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। बायोगैस, गोबर फसलों के काटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अब अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन तथा H2S सल्फर जैसी गैस उत्पन्न होती है। जैव गैस को संयंत्रित के रूप में बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिसे पाइप द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। बायोगैस के लाभ, उनके पॉइंट इस तरह से लिखे गए हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। दूसरा, धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, जिसमें धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। तापमान क्षमता का उच्च होता है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इसका डिफिनेशन इस तरह से आप लिखिए ताकि अच्छा लगेगा। पवन ऊर्जा सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों को प्रवाह होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा को उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। जल को कुओं से खींचने में, अनाज चक्कियों के चलाने में, टारावाइन को घूमने में, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पाद होते हैं, इसीलिए बहुत सारी पवन चक्कियां को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह सात स्थान पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाता है। पवन चक्की चलाने हेतु पवन की गति की लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति हावर होनी आवश्यक है। मतलब पवन चक्की को अगर चलाना है तो उनका जो पवन चक्की का जो किलोमीटर हो, उस हवा का जो गति हो, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे होने
अनिवार्य है। पवन ऊर्जा के लाभ: पहला, पर्यावरण हितैषी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का उत्तम स्रोत है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत नहीं होता, एक बार लगा दिए तो सालों तक चलते हैं। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा की सीमाएं। पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे एरिया को वो ले लेते हैं। लगातार 15 से 20 किलोमीटर पवन की गति का आपूर्ति होना, अब हर समय तो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर से तेज हवा तो नहीं बहेगी हर वक्त, ये हानियां हैं। अत्यधिक प्रारंभिक लागत होता है, शुरुआत में इनकी जो लागत होती है वो कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि एक बार लगाने इंस्टॉलेशन में ज्यादा टाइम लगता है और पैसे भी लगते हैं। नोट में है यहाँ पे, डेनमार्का को पवन का देश कहते हैं। डेनमार्का जो है एक हवा, मतलब वहाँ 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस देश में हवा को पवनों का देश कहा जाता है, वहाँ के लिए ज्यादा है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान, भारत का जो है विद्युत मतलब पवन से ऊर्जा प्राप्त करने में 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जो भारत के सबसे निचले हिस्से में, अगर आप नक्शा देखे होंगे तो वहाँ है, वहां पर क्या है कि 380 मेगावाट का विद्युत उत्पन्न करने का एक पवन चक्की का लगाया गया है। वैकल्पिक अथवा गैर वैकल्पिक परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन पर दिन वृद्धि है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। उसी के साथ है कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका मान 1.4 किलो मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है। सौर ऊर्जा युक्ति मतलब कैसे हो सकते हैं? तो सौर कुकर है, सौर जल तापक है, सौर सेल है। नेक्स्ट में देखिए सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, जो लगभग 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। सौर सेल का उपयोग: मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर पैनल का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौने में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। हमारे स्ट्रीट लाइट में भी सौर सेल का उपयोग किए जाते हैं, जो गांव घर में स्ट्रीट लाइट पंचायत सेवक के द्वारा, मुखिया के द्वारा लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल में दे सकते हैं, समुद्र से सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा से गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता व गिरता रहता है। इसी घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब ज्वार भाटा भी आप इस तरह के डेफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। ज्वार भाटा में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हम ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तरंग ऊर्जा, समुद्र तट के पास विशाल तरंगों की गति ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तरंग ऊर्जा की प्रबलता को विभिन्न युक्ति के द्वारा ट्रेपो करके टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो नेक्स्ट है महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि गहराई पर जल ठंडा रहता है। इसका उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। जब 2 किलोमीटर प्रति की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, तभी ये संयंत्र प्रचलित होते हैं।
भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में स्थित पिघली हुई चट्टानों में भूगर्भीय हलचल के कारण केंद्रीय भाग से सतह की ओर विस्थापित हो जाती है तथा गर्म क्षेत्रों का निर्माण करती है। जब कभी भूगर्भीय जल इस प्रकार के गर्म क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो वाष्प में बदल जाता है तथा इसे जलवाष्प को पाइप की सहायता से बहाकर लाकर टाराबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। पृथ्वी के गर्भ में स्थित उच्च ताप क्षेत्रों में संबंध ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं जो पृथ्वी के गर्म क्षेत्र ऊर्जा को उत्पन्न की जाती है। पृथ्वी के गर्म में स्थित उच्च ताप क्षेत्रों में संबंध ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा दो प्रकार के अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त होती है। पहला क्या होता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी परमाणु जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद ये नाभिकीय विखंडन हो गया। उसका नाभिकीय संलयन दो हल्के नाभिकों समानता हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी नाभिक हीलियम बनाना जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व और यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम। पर्यावरण विषयक सरोकर पर्यावरण में ऊर्जा स्रोत का चयन परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता होनी चाहिए। उसे ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययी कम खर्च जिसको कहते हैं होनी चाहिए। तो ये रहा ऊर्जा के स्रोत के बारे में पूरा का पूरा नोट। आप इसको लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए और एकदम 100% पास होने की गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।